बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग एक बार दोबारा लौटते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में। ठीक है, पहले तो पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे, लेकिन आज थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। बोला असेसमेंट ईयर क्या है? बोला असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन है कि इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ कितना? 12 मंथ। ठीक है भाई, स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल। अगर 12 महीने का पीरियड है और 1 अप्रैल से स्टार्ट ही होगा तो हम जानते हैं कि कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर में ख़त्म होता है। हमारा असेसमेंट ईयर कह रहा है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल, और यहाँ से इसको जाना है कितना महीना? 12 मंथ्स, क्योंकि डेफिनेशन ऐसा है कि असेसमेंट ईयर 12 महीने का पीरियड है, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। तो अगर 1 अप्रैल को हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमको चलना है 12 महीना, तो हमको यहाँ पर आना पड़ेगा 31 मार्च तक। ठीक है, मान लीजिए कि ये साल 2022 है, तो यहाँ 1 जनवरी से फिर क्या स्टार्ट होगा? 2023। तो हमारा असेसमेंट ईयर हमेशा 2 साल में फैला रहता है। एक साल में 9 महीना, 9 मंथ्स यहाँ पे, और अगले साल में 3 महीना। क्यों? क्योंकि असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन यही है कि भैया ये 12 महीने का पीरियड है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 12 महीना जाना है तो 9 महीना यहाँ, 3 महीना वहाँ। तो कैसे लिखते हैं असेसमेंट ईयर को? जिसमें महीना का संख्या ज़्यादा है उसको पूरा लिखते हैं 2022, और जिसमें महीना का संख्या कम है उसको। तो ये असेसमेंट ईयर है। बोला असेसमेंट ईयर का यूटिलिटी क्या है? काहे के लिए असेसमेंट ईयर पढ़ते हैं हम लोग? क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाए हैं, प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाए हैं उसको असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे। ठीक है भाई, 22-23 में हम टैक्स देंगे, 22-23 में हम टैक्स देंगे असेसमेंट ईयर में। कौन से साल का? प्रीवियस ईयर का। तो बोला जरा प्रीवियस ईयर डिफाइन कर दो। बोला कि प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर। ओहो, असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर। तो क्या यहाँ से हम पीछे जा सकते हैं? बोला नहीं, यहाँ से यहाँ अगर चलिएगा तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये इसके पहले का तो पीरियड है, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर है कि कैलेंडर ईयर है? बोला ये तो कैलेंडर ईयर है। हमको क्या चलना है? बोला कि ये जो तुम्हारा असेसमेंट ईयर है इसके जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर, तो इसके जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। चलिए पीछे कहाँ तक? 1 अप्रैल। ये मान लीजिए कि 2022 यहाँ से शुरू हुआ तो ये हो जाएगा 2021। तो क्या बोलता है? असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग ऑन द 1 अप्रैल देयर बाई एंडिंग ऑन द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब प्रीवियस ईयर को क्या बोलता है? असेसमेंट ईयर के जस्ट का फाइनेंशियल ईयर। तो असेसमेंट ईयर के जस्ट का पहले का फाइनेंशियल ईयर 1/4 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च तक जाएगा। क्या यूटिलिटी है हमारे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का? क्यों हम लोग पढ़ते हैं? क्योंकि नियम है कि प्रीवियस ईयर के इनकम पर हम टैक्स कब देंगे? असेसमेंट ईयर पे।
प्रीवियस ईयर के इनकम पर हम टैक्स कर देंगे असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर का क्या है डेफिनेशन? बोला कि प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन पढ़ने के पहले हमको असेसमेंट ईयर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर बिना असेसमेंट ईयर के डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है। क्यों भाई? असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन एकदम एक्सक्लूसिव। देखो ये 12 महीने का पीरियड है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, तो ठीक है भाई 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा तो इसी कैलेंडर ईयर में ख़त्म हो जाएगा कि अगले कैलेंडर ईयर में भी जाना पड़ेगा? बोला अगले कैलेंडर ईयर में भी जाना पड़ेगा। बोला कैलेंडर ईयर भी तो 12 महीने का है। बोला कि कैलेंडर ईयर 12 महीने का है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो जिस साल में असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा उसमें हमको 3 महीना छोड़ना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि हम तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 1 अप्रैल से, तो अगले साल के 31 मार्च तक जाना होगा। तो क्या है भाई, अगर आपका 2020-21 प्रीवियस ईयर है तो इसमें जो आपने इनकम कमाया इस पर आप टैक्स कर दीजिएगा 2021-22, ये असेसमेंट ईयर हो जाएगा, इस इनकम पर टैक्स। बोला कि 21-22 में भी तो कमाएंगे? बोला हाँ, तो यहाँ जो इनकम कमाइएगा उस पर आप 2022-23 में टैक्स दीजिएगा। तो 21-22 में जो इनकम कमा रहे हैं उस इनकम के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? बोले सर 21-22 तो असेसमेंट ईयर था ना। हाँ, असेसमेंट ईयर था 20-21 के इनकम के लिए, लेकिन जो 21-22 में हम कमा रहे थे उसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा? उसका अगला साल। तो यहाँ के इनकम पर यहाँ टैक्स देना है, तो ये हो जाएगा हमारा असेसमेंट ईयर। यानी एक साल अपने पीछे बीते गए साल के लिए असेसमेंट ईयर और आने वाले साल के लिए प्रीवियस ईयर होता है। ठीक है, ठीक है भाई, अब जरा ध्यान दीजिए। हम लोग कहे कि असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग ऑन द 1 अप्रैल। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हाँ भाई, असेसमेंट ईयर 12 महीने का ही होगा, 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होगा। प्रीवियस ईयर को क्या बोला कि भाई असेसमेंट ईयर का कि जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि हमारा साल है 2022-23, 1/4/2022 से स्टार्ट करेगा, 31/3/2023 में जाके एंड करेगा। ठीक है, हम यहाँ पर 1/6/2022 को एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हम 1/6/2022 को एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो कहता है अगर कोई नया बिजनेस सेटअप हो रहा है या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जन्म ले रहा है तो पहला प्रीवियस ईयर उस नए बिजनेस के लिए या उस नए सोर्स के लिए जिस दिन से वो नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है या जिस दिन से वो नया सोर्स जन्म ले रहा है वहाँ से ले करके 31 मार्च। देखो, इसीलिए प्रीवियस ईयर के डेफिनेशन में पीरियड स्पेसिफिक नहीं किया। अब इस केस में ज़रूरी तो नहीं है कि हम बिज़नेस 1/4 को ही स्टार्ट करें। 1/4 को भी स्टार्ट कर सकते थे, 1/6 को भी स्टार्ट कर सकते थे, 1 जनवरी 2023 को भी स्टार्ट कर सकते थे। बोले कर सकते थे, क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन हमको ठीक लगा हम स्टार्ट किए। जो आप नया बिज़नेस और नया सोर्स मतलब मान लीजिए यहाँ पर हम एक नया मकान खरीद लिए, तो मकान से जो इनकम जन्मेगा वो जिस दिन हम खरीदें उसके बाद से ही ना, उसके पहले से तो जन्म नहीं ले सकता है। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई नया नौकरी ज्वाइन किए तो मेरा सैलरी तो यहाँ से ना बनना शुरू होगा। तो जब 5 हेड में से कोई भी हेड स्टार्ट होता है किसी साल, तो जिस साल वो हेड जन्म ले रहा है उस पर्टिकुलर हेड के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1/4 से कि जिस दिन से वो स्टार्ट हो रहा है। बोला जिस दिन से वो स्टार्ट हो रहा है। बोला ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ एंड करेगा। लेकिन अगला साल क्या होगा?
अब तो ये बिजनेस चल रहा है। क्या 1/4/2023 को वो बिजनेस है कि नहीं है? बोला हाँ है। तो सेकेंड ईयर में इसका प्रीवियस ईयर 1/4 से 31/3/2024 तक जाएगा। यानी प्रीवियस ईयर 12 महीना से छोटा हो सकता है, सिर्फ एक ही केस में कि पांचों हेड में से कोई भी एक या पांचों साल के पहला दिन स्टार्ट नहीं करके, साल कौन, फाइनेंशियल ईयर की कैलेंडर ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर के पहला दिन अगर यहीं पे स्टार्ट होता तो यहाँ से लेते। 1/6 को हुआ, 1/7 को हुआ, 1/8 को हुआ, 1/9 को हुआ, बोला 1/6 से लेंगे, 1/7 से लेंगे, 1/8 से लेंगे, 1/9 से लेंगे। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि फर्स्ट प्रीवियस ईयर 12 महीना से छोटा भी हो सकता है। मान लीजिए ये बिजनेस स्टार्ट किया, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हाईयर लेवल पे जा रहे हैं। 1/6/2022 को स्टार्ट किया और समझ में आ गया कि बिक्री उक्री नहीं होने वाला है। 1/6/2024 को, 24 नहीं, 1/6/2023 को बिजनेस बंद कर दिया। बोला इस साल प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1/6 से लेकर के यहां तक। अगला साल प्रीवियस ईयर क्या होगा, बोला 1/4 से लेकर 31 दिन। प्रीवियस ईयर 12 महीना से कम सिर्फ जब स्टार्ट करते हैं तब होता है। अगर हम अगले साल बीच में ही बंद कर दिए तो भी मेरा प्रीवियस ईयर पूरा साल ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1/4/2022 को मेरा एक बिजनेस है, बिजनेस 1 पहले से चला रहा है। 1/6/2022 को हम एक नया बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस 2। ठीक है, बिजनेस 1 के लिए मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 रनिंग बिजनेस है। और इस बिजनेस 2 के लिए मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा, बोला 1/6/2022 से लेके 31/3/2023। साल के अंत में क्या करेंगे, दोनों बिजनेस के इनकम को जोड़ देंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2 जोड़ देंगे और इस पे टैक्स लगाएंगे। हम साल के शुरू में पैसा कमाएं कि साल के अंत में पैसा कमाएं, इससे इनकम टैक्स में कोई अंतर नहीं पड़ता। बोला इनकम टैक्स पूरे साल के इनकम को एक जगह जोड़ के टैक्स निकालता है। बिजनेस 1 यहां से है, 12 महीना काम किया है। बिजनेस 2 छठा महीना से स्टार्ट हुआ, यानी चौथा महीना, पांचवा महीना था ही नहीं, तो 10 महीना काम किया। तो जो 10 महीना काम किया उस पर क्या कम टैक्स लगेगा, बोले नहीं, इनकम टैक्स टाइम बेसिस पर नहीं लगता। इनकम टैक्स का नियम है कि भैया मेरे प्रीवियस ईयर में तुम जितना पैसा कमाए हो उसको जोड़ो, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यानी प्रीवियस ईयर 1/4 से स्टार्ट हो या 1/6 से, इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि इनकम टैक्स का जो रेट है वो टाइम स्पेसिफिक नहीं है, ईयर स्पेसिफिक है कि भैया देखो 22-23 में कमाए गए इनकम पढ़ना, ये रेट ऑफ टैक्स है, चलो टैक्स भर दो अगला 23-24 में। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम लोग उस क्वेश्चन में यही रहेगा कि नया नया सोर्स जन्म ले रहा है तो प्रीवियस ईयर बताना है। इजी सा क्वेश्चन है, आइए जरा थोड़ा थ्योरी पढ़ा जाए, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। जिनके पास नोट्स है वो नोट्स निकालें, असेसमेंट ईयर नोट्स निकालें, असेसमेंट ईयर। ठीक है, चलिए असेसमेंट ईयर। द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। एग्जाम में आए बस यही लिखना है। क्या लिखना है, समझ लिए हैं 12 महीने का पीरियड 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। ठीक है, thereby ending on 31st March of the next year. Point number 4, previous year. The financial year immediately preceding the assessment year. 1/4/2023, 31/3/2024, ये अगर प्रीवियस ईयर है 23-24 तो इसके जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर मेरा प्रीवियस ईयर होगा।
लेकिन अगर कोई नया बिजनेस जन्म ले रहा है तो क्या पूरा फाइनेंशियल ईयर मेरा प्रीवियस ईयर होगा कि जिस दिन जन्म ले रहा है वहां से 31/3? बोला जिस दिन जन्म ले रहा है वहां से 31/3। इन केस ऑफ अ न्यूली सेटअप बिजनेस, यही जो भी पढ़े थे हम लोग, इन केस ऑफ अ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन एटसेट्रा, द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द सेटिंग अप ऑफ सच एंटरप्राइज एंड एंडिंग विद द सेड फाइनेंशियल ईयर शैल बी द फर्स्ट प्रीवियस ईयर। अगर कोई नया सोर्स जन्म ले रहा है, जैसे 1/6/2022 को नया सोर्स जन्म लिया, एक नया बिजनेस स्टार्ट किए, तो इस नए बिजनेस का प्रीवियस ईयर यहां से होगा कि यहां से होगा? बोला सर यहां से होगा। क्लियर है? इससे कंप्यूटेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। आइए जरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, डिटर्मिन द प्रीवियस ईयर ऑफ द इनकम इन रिलेशन टू असेसमेंट ईयर 23-24 इन द फॉलोइंग केसेस। बोला जरा प्रीवियस ईयर बताइए, अगर असेसमेंट ईयर 23-24 है तो 23-24 असेसमेंट ईयर, 23-24 में हम टैक्स किस पे देंगे? 23-24 में कमाए इनकम पे नहीं, 22-23 में कमाए इनकम पे। चलिए देखते हैं 22-23 में क्या है। डॉक्टर मोहन वॉज अपॉइंटेड एज प्रोफेसर इन अ कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1/6/2022। बताइए 23-24 जो असेसमेंट ईयर है, इसके जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर तो 1/4/2022 से स्टार्ट होता है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर ए में हम 1/4 से ले सकते हैं प्रीवियस ईयर? बोला नहीं, हमारा तो प्रोफेसर का बहाली यहाँ पर हुआ, तो प्रोफेसर के बहाली के चलते मेरा प्रीवियस ईयर यहाँ से स्टार्ट होगा। 1/6 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 31/3/2023 तक, पहला केस में। दूसरा में आइए, राजू स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 30/8/2022। राजू भाई जो हैं हेरा फेरी छोड़ करके 30/8 को बिजनेस स्टार्ट किए, एक का डबल नहीं कर रहे हैं इस बार। राजू भाई बिजनेस स्टार्ट किए 30/8। 30/8 के पहले ये बिजनेस था नहीं, तो ये बिजनेस का प्रीवियस ईयर क्या 1/4/2022 से स्टार्ट होगा? बोला नहीं, जिस दिन से जन्म लिया 30/8/2022 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चल जाएगा? बोला प्रीवियस ईयर का एंड तो 31 मार्च को ही होता है। कोई आदमी 31 मार्च को ही बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका प्रीवियस ईयर एक दिन के लिए होगा। 31 मार्च से 31 मार्च, वही 31 मार्च, अगला 31 मार्च नहीं चला जाएगा। क्लियर है? तीसरा चलिए, जयंत परचेज्ड अ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी ऑन 10/2/2023। भाड़ा पे लगा हुआ एक मकान है, उसको जयंत भाई ने खरीद लिया 10/2/2023 को, तो इनका प्रीवियस ईयर कहाँ से कहाँ चलेगा? 10/2/2023 से 31/3/2023। ठीक है, फरवरी 2023 में खरीदे हैं, मार्च 2023 में ख़त्म हो जाएगा, होगा ना? चलिए, ए रिसीव्ड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 50,000 फॉर एक्टिंग ऑन 22/3/2023 फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो हैं बिहार से गए हैं, 15-20 साल बिता लिए, नहीं मिला इनको काम, फिर किसी साल जाके काम मिला। 22/3/2023 को पहला बार इनको 50,000 मिला। ठीक है, तो इनका पहला प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा बताइए? 31/3/2024 तक। बोला नहीं सर, फरवरी में स्टार्ट हुआ है, नहीं मार्च में स्टार्ट हुआ है, मार्च में ही ख़त्म हो जाएगा, यानी 31/3/2023 तक। कोई दिक्कत? पाँचवा है नहीं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के इनकम पे हम लोग असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। ठीक है, अब देखो टैक्स का चालाकी। टैक्स जो सब्जेक्ट है ना, वो क्या करता है कि पहले नियम देता है जो जेनरिक टाइप का है, फिर उस नियम का एक्सेप्शन देता है। अब ध्यान दो, इनकम अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर is taxed
इन दी असेसमेंट ईयर। कोई तुमसे पूछेगा कि प्रीवियस ईयर के इनकम पर टैक्स कब देना है, तो बोलोगे असेसमेंट ईयर में टैक्स देना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि इस नियम के 5 एक्सेप्शन हैं। नियम क्या है? प्रीवियस ईयर में कमाइए, असेसमेंट ईयर में टैक्स दे दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है इस लाइन का 5 एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या होगा? प्रीवियस ईयर में इनकम कमाइए, टैक्स मत दीजिए। बोला अरे वो तो एग्जेम्पशन ना हो गया। प्रीवियस ईयर के इनकम को हम टैक्स देते हैं असेसमेंट ईयर में, तो इसका क्या होगा एक्सेप्शन? कि प्रीवियस ईयर के इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा दीजिए। बोले सर लास्ट क्लास में तो आप टीडीएस बोले ही थे कि एक्स लिमिटेड राम को, जो कि डिवेंचर होल्डर है, इंटरेस्ट दे रहा है। बोला इस इंटरेस्ट पर एट द रेट 10%, तो टीडीएस काट के आप रख ही लिए। मान लीजिए ये इंटरेस्ट दे रहा है 1/6/2022 को। एक्स लिमिटेड राम को इंटरेस्ट दिया। राम इज ए डिवेंचर होल्डर। लास्ट क्लास में पढ़े थे थोड़ा सा, आज पढ़ेंगे उसको और डिटेल में। किसी भी फाइनेंस एक्ट का पार्ट 2 करंट फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस का रेट देता है। तो एक्स लिमिटेड ने राम को जब इंटरेस्ट दिया तो 10% तो डिडक्ट कर ही लिया, ठीक है। अगला साल राम ने जो इंटरेस्ट कमाया है उस पर 10% ही टैक्स लगेगा। मान लीजिए राम का इंटरेस्ट जो है ना वो 1 करोड़ है, ठीक है। राम को जो इंटरेस्ट मिला है डिवेंचर पे वो है 1 करोड़ 100 लाख। एक्स लिमिटेड राम से 1 करोड़ पर 10% वसूल लिया 10 लाख। क्या 1 करोड़ का टैक्स अगले साल 10 लाख ही है? 10 लाख से बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या अगले साल जो राम को टोटल टैक्स देना है वही इस साल वसूला गया? नहीं, उसका कुछ हिस्सा वसूलाया। हम क्या बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के इनकम पर असेसमेंट ईयर में जो तुमको पूरा टैक्स देना है ना वो प्रीवियस ईयर में ही पे कर लो। दोनों में हल्का सा अंतर है, बिना समझे लोग पढ़ते रहता है, हम लोग समझ के पढ़ते हैं। टीडीएस जब कटता है तो अगले साल जो आपको टैक्स देना है ना उससे बहुत कम कटता है। अगला साल टैक्स उस अमाउंट से ज़्यादा हो सकता है, उस अमाउंट के बराबर हो सकता है, उस अमाउंट से कम भी हो सकता है। तो ये लौट भी जाता है कि देखो यार पिछला बार किसी आदमी का मान लो इनकम ही है 1 लाख इंटरेस्ट पे और कोई इनकम ही नहीं है, टीडीएस तो कट जाएगा। 1 लाख पर 10% कट गया, 10,000 एक्स लिमिटेड रख लिया। अगला साल राम बोल रहा है कि देखो मेरा तो कोई इनकम ही नहीं है, 1 लाख तक पे टैक्स नहीं लगता, इनफैक्ट 2.5 लाख तक पे टैक्स नहीं लगता, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो वापस लेगा रिफंड। लेकिन जब हम टीडीएस काटते हैं तो क्या अगला साल का पूरा टैक्स वसूल लेते हैं? नहीं, अगले साल जो तुम टैक्स दोगे उसमें कुछ हिस्सा तुमसे वसूल लेते हैं। क्लियर है? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई प्रीवियस ईयर के इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स दिया जाता है, ठीक। इस बात के 5 एक्सेप्शन हैं। तो एक्सेप्शन क्या होगा कि प्रीवियस ईयर के इनकम पर हम असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करते, प्रीवियस ईयर में ही पूरा टैक्स वसूल लेते हैं। जो टीडीएस और एडवांस टैक्स होता है वो कुछ टैक्स का हिस्सा होता है, कुछ इस साल वसूल लेंगे, कुछ अगले साल। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? 5 एक्सेप्शन। किस बात का? इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर। 5 एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होगा भाई? प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। मान लीजिए ये मेरा प्रीवियस ईयर है 2022-23,
तो मेरा असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 2023-24। दुनिया भर का जितना इनकम है जो हम 22-23 में कमा रहे हैं उस पर हम टैक्स कब देंगे 23-24 में। बोले सर 22-23 में कुछ टीडीएस वही तो दीजिएगा। बोले देंगे, लेकिन अगला साल जो हमको पूरा टैक्स देना है वही दे देंगे। बोले नहीं, यानी दुनिया जहान का जितना इनकम है प्रीवियस ईयर में कमाइए, असेसमेंट ईयर में टैक्स दीजिए। लेकिन पांच सिचुएशन ऐसा है जिसमें प्रीवियस ईयर में जो आप पैसा कमा रहे हैं उसका टैक्स हम आपसे प्रीवियस ईयर में ही वसूल लेंगे, असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है, बोला क्या है भाई? पहला है नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी। नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी, अब देखिए इसमें वर्ड क्या है, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट क्या होता है, ये जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हम लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस, उसमें पढ़ेंगे। तो अभी तो आपको मानना पड़ेगा। शिपिंग कंपनी तो समझ रहे हैं, जहाज चलाने वाला कंपनी। नॉन रेजिडेंट समझ लीजिए जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, ठीक है ना। बोला कि नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी है, कोई विदेश से कंपनी आया, इंडिया आया, इंडिया में लोगों को उतारा, इंडिया से कुछ लोग को बैठाया, अब लेके बाहर जा रहा है। मान लीजिए कि नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी 2022-23 में इंडिया आया, ठीक है, और 22-23 में ही इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो इंडिया में जो कमाया ये पैसेंजर को, गुड्स को या लाइफ स्टॉक्स को, लाइफ स्टॉक मतलब हो गया जानवर, इंडिया में आए, इंडिया में कमाए ना पैसा। अब अगला साल तो आप रहिएगा ही नहीं, 23-24 में कहाँ हैं आप? 23-24 में तो कहीं घूम रहे हैं, तो 23-24 में हम आपको कहाँ खोजेंगे? तो नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी के प्रीवियस ईयर के इनकम पर टैक्स लगाने के लिए हम असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करते, उसके प्रीवियस ईयर के इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा देते हैं। बोले कैसे लगाते होंगे? जब ये कंपनी अपने जहाज़ को इंडिया के पोर्ट पे लगाएगा, तो फिर जब इंडिया के पोर्ट से जाने लगेगा ना, तो इसको जाने ही नहीं दिया जाएगा जब तक ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट इनकम टैक्स का नहीं दिखाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जहाज़ को रात में चोरी से लेके निकल लिया। जहाज़ को पोर्ट पर से बाहर निकालने के लिए इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। आपको अलाउबिलिटी ही नहीं होगा तब तक जब तक आप पोर्ट के जो हाईएस्ट ऑफिसर हैं उनको इनकम टैक्स का क्लियरेंस नहीं दिखाइएगा, आपको नहीं जाने देगा। ये सब फालतू का चीज़ है। हमको क्या जानना है प्रीवियस ईयर के इनकम पे कब टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर में? इसका कोई एक्सेप्शन है? बोला हाँ, बिना एक्सेप्शन का तो टैक्स है ही नहीं। पूरा टैक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पहले एक नियम पढ़ेंगे, फिर उस नियम का एक्सेप्शन पढ़ेंगे, और फिर जो एक्सेप्शन रहेगा ना उसका भी एक्सेप्शन पढ़ेंगे, मतलब नियम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रीवियस ईयर में कमाए, असेसमेंट ईयर पे गवाए। लेकिन 5 केस ऐसा कि प्रीवियस ईयर के इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा रहे हैं। उसमें पहला क्या है? नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी। आपको एज इट इज़ मानना पड़ेगा, नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी। दूसरा वाला थोड़ा आसानी से समझ सकिएगा। कोई इंडिविजुअल है, वो इंडिया छोड़ रहा है, कोई इंडिविजुअल है वो इंडिया से जा रहा है परमानेंटली या लॉन्ग पीरियड के लिए। मान लीजिए ये है 2022-23 22-23 में यहाँ 1/11/2022 को राम जी इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, तो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो भारत सरकार को उनको बताना पड़ेगा कि भैया क्यों, तो हम नौकरी के लिए जा रहे हैं, अगला 10 साल के बाद लौटेंगे, या हम अब लौटेंगे नहीं, वहीं सेटल हो जाएंगे। बोले सर हम जब दिल्ली से मुंबई के लिए जाते हैं तो किसी को नहीं बताते हैं। बोले इंडिया के अंदर आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, किसी को मत बताइए, घर वालों को बता दीजिए, मलंग मत हो जाइए।
लेकिन इंडिया से जब बाहर जाते हैं तो किसी भी मार्ग से जाइए, इंडिया से जो बाहर जा रहा है और अगर बाहर से इंडिया आ रहा है और लीगल तरीके से जा रहा है तो सरकार को बता के जाएगा कि भैया हम वहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, रहने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। जैसे देखेंगे रहने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, अरे ये तो अगला साल लौटेगा ही नहीं, लो इससे पैसा। तो 22-23 में वो 2 इनकम पर टैक्स दे रहा होगा। कैसे? बोला एक तो 2021-22 में जो कमाएगा उस पर तो टैक्स यही ना देगा, 2021-22 में तो जा नहीं रहा था, और 22 में जो 1/11/22 को जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक कि इनकम पर भी टैक्स देगा। तो 22-23 में वो 2 इनकम पे टैक्स दे रहा है। कैसे? बोला एक जो 21-22 में कमाया था वो 22-23 में देगा, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, नॉर्मल नियम है। इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। लेकिन 22-23 में वो चूंकि इंडिया छोड़ के जा रहा है परमानेंटली या फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो अभी लौटेगा ही नहीं ना, बहुत साल बाद लौटेगा। देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा दे के जाओ। तो 22-23 में 22-23 के इनकम पे भी टैक्स लग जाएगा। बोले सर कुछ टीडीएस वीडीएस काट लेते हैं। बोले नहीं, अगर आप इस एक्सेप्शन में फंसे तो टीडीएस वीडीएस का नियम नहीं, पूरा पैसा दे के जाओ। क्यों? क्योंकि अगला साल तुम नहीं रहोगे। मान लो कि तुम्हारा कोई भाड़ेदार है, मकान है, वो जनवरी महीना में रहा तो जनवरी के एंड में रेंट दे देगा। फरवरी महीना रहा तो फरवरी के एंड में रेंट दे देगा। मार्च को 15 तारीख को जा रहा है और कह रहा है कि सुनिए ना, पूरा मार्च का पैसा हम अगले महीना आके दे देंगे। बोलोगे वो सब हम नहीं जानते, सामान लेके तभी जाने देंगे जब मार्च का पैसा दे के जाओगे। नॉर्मली क्या होता है, महीना बीतने के बाद दे रहे थे, अब तुम अगला महीना आओगे हमको मिलने, पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, कितना गलियाते हो। यहाँ पे कुछ वैसा ही है। 21-22 में कुछ पता नहीं था कि वो बाहर जा रहा है, तो 21-22 में हम तुमको तंग करने नहीं आए, 22-23 में तुमसे टैक्स मांगेंगे। 22-23 में तुम मेरे पास आए वीज़ा अप्रूवल के लिए कि देखिए ना हमको लंदन जाना है। सरकार बोला देखो जाने देंगे, 22-23 का इनकम पर टैक्स जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करो और लाके हमको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखाओ। तो दूसरा केस क्या है, एक इंडिविजुअल हिंदुस्तान छोड़ रहा है परमानेंटली या फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बोला ठीक है भाई। देखो हर एक केस में ना यही होगा, 5 केस है ना, 5 केस ऐसा है जिसमें कि अगला साल तुम रहोगे कि नहीं रहोगे इसका हमको पता नहीं है। तो नहीं है तो भाई तुम्हारे इस साल के इनकम पर अगला साल हम किससे टैक्स वसूलेंगे, तो तुम इसी साल हमको टैक्स दे दो। नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी इंडिया छोड़ के जा रहा है, पैसा दो तब जाने देंगे। इंडिविजुअल लिविंग इन इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बोला यार पैसा दे के चल जाओ, ठीक है। अब तीसरा, एक एओपी या बीओआई बना था फॉर अ सिंगल इवेंट और फॉर अ ईयर। दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग है। राम प्लस मोहन, राम प्लस मोहन एक एओपी बनाया, अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया पार्टनरशिप फर्म में, राम और मोहन है। ये लोग बाबा रामदेव से बात किया, बाबा रामदेव से बात किया कि योग शिविर लगाते हैं। कहाँ भाई? तो गुड़गांव में। बाबा रामदेव के पास गया कि भैया योग शिविर लगाते हैं गुड़गांव में। एडवर्टाइज करना शुरू किया, बाबा रामदेव का योग शिविर गुड़गांव में होगा, जिनको जिनको अटेंड करना है इतना रुपये लाइए। बाबा जी आए, योग सिखाए, चले गए। जो पैसा हमको बाबा जी को देना था दे दिए। अब राम और मोहन के पास पैसा है, वो एक जगह आया ही था एक ही सिंगल इवेंट के लिए कि बाबा रामदेव का गुड़गांव में क्या कराते हैं, एक इवेंट कराते हैं। सिंगल इवेंट के लिए बनाया था, उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाएगा। अगला साल हम किसको पकड़ेंगे, राम को कि मोहन को? राम के पास जाएगा टैक्स, बोलेगा अरे मोहन के पास पैसा है, जाइए दीजिए।
हम मोहन के पास जाएंगे तो बोलेगा किसके पास जा, राम के पास। तो अगर कोई एसोसिएशन सिंगल इवेंट या सिंगल ईयर के लिए बनता है तो अगले साल तो भाई तुम रहोगे ही नहीं ना, किससे हम वसूलने आएंगे? तो तुम्हारे इस साल के इनकम पर इसी साल हम टैक्स वसूल लेंगे। पहला केस क्या था? नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी, अगला साल तो तुम कहाँ रहोगे? इंडिया में इस साल हो, अगला साल हो सकता है फ्रांस में रहो, उसके अगला साल हो सकता है जर्मनी में रहो, कहाँ आएंगे पैसा वसूलने? इंडिविजुअल इंडिया छोड़ के जा रहा है लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए, तुम्हारा रेंटर मकान खाली कर सब सामान निकाल रहा है, तुम क्या बोलोगे? अरे यार पैसा दो तब सब सामान निकालो। बहुत अच्छे मालिक रहोगे, सामान निकाल के जाने दोगे तो फिर कभी दिखेगा भी नहीं वो, ठीक है ना? कहीं दिखेगा तो चप्पल निकाल के भाग चलेगा, ठीक है? अगर स्टूडेंट है तो पक्का भाग चलेगा, फैमिली वाला तो बच भी जाएगा। एओपी बीओआई का जन्म ही हुआ है कैची के लिए? एक सिंगल इवेंट के लिए, एक सिंगल साल के लिए। वही बाबा रामदेव का इवेंट कराएंगे, उसका हट जाएंगे। कोई फिल्म आर्टिस्ट को बुलाए, डांस कराए, उसको भी पैसा दिए, अपने भी पैसा लिए, गायब हो गए। बोले अगला साल किसको पकड़ के? फिल्म आर्टिस्ट को। फिल्म आर्टिस्ट कहेगा कि भाई जो हम कमाए थे, हमको जो फीस मिला था उस पर तो हम टैक्स दे ही रहे हैं, लेकिन हमको जो बुलाया था राम और मोहन, वो कितना कमाया और क्या किया उससे हमको क्या मतलब है? बाबा रामदेव के पास हम पहुँचेंगे कि आप योग शिविर चलाए थे, ज़रा पैसा दीजिए। तो बोला अरे हम तो टोटल पैसा थोड़ी कमाए थे, टिकट का पैसा तो राम और मोहन के पास आया था, हमारे पास जो पैसा आया था उस पर तो हम टैक्स देने के लिए रेडी हैं। जाइए राम और मोहन को पकड़िए। ये सब नियम कैसे बना होगा, समझ में आता है? कभी ऐसा हुआ होगा? कोई पहला इंडिविजुअल रहा होगा जो भाग गया इंडिया से बिना टैक्स दिए हुए। अब इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट तो खोज रहा है, अरे कहाँ हो भाई, पैसा दे के जाओ। तो बोला अरे हम काहे लगे, अब तो आ गया, पैसा नहीं देंगे। बोला अच्छा नियम बनाओ। धीरे धीरे इसका संख्या बढ़ने लगा होगा। सब चोट लोग हैं, कोई ना कोई इंडिविजुअल तो भागा ही होगा हिंदुस्तान में बिना टैक्स दिए हुए। उस समय टैक्स डिपार्टमेंट क्या सोचा होगा? बोला जा रहा है, इंडिया से जा रहा है, दे देगा पैसा। जब ऐसा संख्या बढ़ने लगा तो बोला नियम बना दो। वही हाल यहाँ है। बोला कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ही सिंगल इवेंट या एक साल के लिए बना है तो पहले ट्रस्ट पे चलता होगा कि ठीक है भाई ट्रस्ट है, दे देगा पैसा। लेकिन जब देखा इंडियन गवर्नमेंट की बहुत जगह एक साल में इवेंट करके सब गायब हो जा रहा है, तो बोला कि इवेंट किए टैक्स जमा करो। होता क्या है, इवेंट का जब परमिशन लेने जाता है ना, इवेंट हवा में तो करेगा नहीं, कोई ना कोई फील्ड में करेगा, ऑडिटोरियम में करेगा, हॉल में करेगा। तो कोई भी इवेंट करने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेने जाना पड़ता है। तो सरकार बोलती है अच्छा इवेंट कर रहे हो, कंपनी हो क्या हो? बोला कि सर हाँ कंपनी है। बोला कि कब तक चलोगे, अभी एक ही साल में गायब हो जाओगे कि रहोगे? बोला नहीं सर गोइंग कंसर्न है। बोला ठीक है, लेकिन अगर एक ही इवेंट के लिए बने हो तो पैसा दे के जाओ सरकार को, टैक्स। चलिए चौथा बड़ा मजेदार है, पर्सन ट्राइंग टू एलिनिएट। हम 5 करोड़ कमाए, ठीक है, 5 करोड़ कोई बिजनेस किए, 5 करोड़ कमा लिए। अब उस 5 करोड़ को उड़ाए जा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है कि अरे ये तो जो पैसा कमाया था सब उड़ा रहा है, अगला साल इसके पास पैसा ही नहीं रहेगा कि हमको टैक्स दे सके। बोले यार लाओ मेरा हिस्सा दो। ऐसा होता है ना, तुम्हारा कोई दोस्त है, रूममेट है, वो तुमसे उधार मांगा कि दोस्त देना यार, घर से पैसा आना है, तुम उसको दे दिए 2000 रुपया। अब उसके घर से पैसा आया तो देखे कि पूरा वो पार्टी उटी कर रहा है, तुम्हारा पैसा का उसको ध्यान ही नहीं है। तुम देख रहे हो कि इसका जो पैसा आता है हमको तो मालूम है कितना आता है, आज पिज़्ज़ा मंगाया, कल कुछ और मंगाया, अगर पीने में उस्ताद है तो लेके खरीद के आ गया, तो तुम क्या कहोगे? अरे यार पूरा खर्च करने के पहले मेरा पैसा दे दो। वही है ये। इफ़ अ पर्सन इज ट्राइंग टू एलिनिएट विथ हिज एसेट, एसेट को दम बर्बाद किए जा रहा है, अगला साल मेरे पास रहेगा तब न तुम हमसे टैक्स वसूलोगे, मेरे पास कुछ रहेगा ना टैक्स का वसूलोगे।
इनकम टैक्स को आपको जेल भेजने का चाहत नहीं रहता है। इनकम टैक्स को बस एक चीज़ से मतलब है, भाई मेरा टैक्स दे दो, भाई मेरा टैक्स दे दो। कहाँ से दे रहे हो हमको नहीं पता, लीगल से कमा रहे हो टैक्स दो, इलीगल से कमा रहे हो टैक्स दो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगता है भाई, लीगल इनकम पे टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स आपके इनकम के लीगैलिटी और इलीगैलिटी को नहीं देखता है, वो खाली देखता है अरे इनकम टैक्स लगाओ। तो इफ़ अ पर्सन इज ट्राइंग टू एलिनिएट विथ हिज एसेट, अपना एसेट को बांटे जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, पैसा जो कमाया ले जाके गंगा जी में प्रवाहित कर रहा है, कोई उसको बोल दिया बाबा जी कि जो पैसा कमाइएगा गंगा जी में प्रवाहित कीजिएगा, उसका तिगुना आएगा आपका, मतलब वो तो मान लिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आदमी बोल रहा है अरे बाबा जाने दो ना, पैसा 1 लाख डालेंगे ना 3 लाख आएगा। बोलेगा सुनो ना, इस 1 लाख में जो मेरा हिस्सा दे दो, हमको 3 लाख नहीं चाहिए, उसका तुमको जो करना है करो। पहला चारों केस क्या है, पहला 3 केस तो नॉर्मल दिख रहा था, नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी टैक्स दे के जाओ, इंडिविजुअल लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बोला कि भैया तुम टैक्स दे के जाओ। AOP BOI फॉर्म फॉर अ सिंगल इवेंट, अ पर्सन ट्राइंग टू एलिनिएट विथ हिज एसेट। अब आइए 5वां, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। हम एक बिजनेस है जिसको बंद कर रहे हैं, हम एक बिजनेस है, हम ना बाहर जा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम जगह बिजनेस है बंद कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कहता है कि अगर आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं तो बंद करने के 15 दिन के अंदर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर कीजिए कि हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर का मन, वो चाहे तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस का प्रीवियस ईयर के इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा दे या असेसमेंट ईयर का इंतजार करे। तो ये ध्यान दीजिए, 1 से 4 कंपलसरी, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। पहले 4 केस में ये होगा ही होगा कि आपके प्रीवियस ईयर के इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाएगा। लेकिन 5वां केस डिसकंटिन्यूड बिजनेस में असेसिंग ऑफिसर के मन मर्जी पर है कि अगला साल का भी वेट कर सकता है, इस साल भी आपका चार्ज कर सकता है। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़े प्रीवियस ईयर क्या होता है, हम लोग पढ़े असेसमेंट ईयर क्या होता है, फिर हम लोग पढ़े कि अगर कोई नया सोर्स जन्म लेता है तो उसका प्रीवियस ईयर पूरा 12 महीना, कि जिस दिन से स्टार्ट होता है और एंड तक, बोला जिस दिन से स्टार्ट होता है एंड तक। फिर क्या पढ़े हम लोग कि भाई देखो नॉर्मल नियम ये है कि इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। लेकिन इस बात के 5 एक्सेप्शन हैं। क्या? नॉन रेजिडेंट शिपिंग, इंडिविजुअल लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, AOP BOI या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और अ ईयर। चौथा क्या है? अ पर्सन ट्राइंग टू एलिनिएट विथ हिज एसेट, एसेट बर्बाद किया जा रहा है, इनकम टैक्स दिखा रहा है, सोच रहा है कि अगला साल इसके पास पैसा कहाँ रहेगा। अब आप इस विचार में मत चल जाइएगा कि इनकम टैक्स को पता कैसे चलेगा। पता चल गया तो क्या करेगा? इंतजार करेगा अगले साल का। उसके पास आया, बोला कि जो कमाए थे उस पर पैसा दो, बोला वो है कहाँ, वो तो हम गंगा में बहा दिए, चलो इसको लेके चलो जेल। जेल में भी खर्च गवर्नमेंट का ही होगा, जेल में रहेगा तो खाना वाना देना पड़ेगा ना, कंबल उम्बल देना पड़ेगा। बोला हमको इसको कंबल और खाना देना था कि इसके इनकम पे टैक्स लगाना था। बोले इनकम पे टैक्स, तो जिस साल वो पैसा बर्बाद कर रहा है कि अगला साल उसको टैक्स नहीं देना रहे, उसी साल उससे टैक्स वसूल लो। और लास्ट क्या है? डिसकंटिन्यूड बिजनेस। आइए जरा नोट्स में। Under normal condition, the income earned during any previous year is assessed in the immediately succeeding assessment year. नॉर्मल केस में क्या है कि प्रीवियस ईयर में जो कमाए हैं आने वाले असेसमेंट ईयर में असेस होगा। However, there are certain exception to this where income is taxed
इन द सेम ईयर इन विच इट इज़ अर्न। बोला इस बात का कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर कि प्रीवियस ईयर के इनकम पर हम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा देते हैं। ठीक है भाई, क्या है? इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस। दूसरा, इनकम ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनकम ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अंडरलाइन कीजिए, इंडिविजुअल लिविंग इंडिया परमानेंटली या फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। The individual's total income shall be calculated from the date of commencement of the previous year up to the date of departure। हम 2023-24 में हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो 23-24 में दो इनकम पर हम टैक्स देंगे। एक तो जो 22-23 में कमाए थे वो, और दूसरा जो हम 23-24 में कमाए होंगे। 23-24 कहाँ से शुरू होगा? 1 अप्रैल से। और कहाँ तक के मेरे इनकम को जोड़ी जाएगा? बोला जिस दिन तुम हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हो उस दिन तक का तुम्हारा इनकम कंप्यूट किया जाएगा। क्लियर? आगे चलिए। इनकम ऑफ एओपी, बीओआई और एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। बोला कि एक ही पर्पस के लिए आप बने, अगला साल तो आप रहिएगा ही नहीं, तो आपके अगले साल नहीं रहने के चलते हम किस पर टैक्स लगाएंगे? जिसके पास जाएंगे वो दूसरा की तरफ उंगली दिखा देगा। तो कहा कि इसके इस साल के इनकम पर इसी साल टैक्स लगा दो। क्लियर? चौथा, इनकम ऑफ अ पर्सन ट्राइंग टू एलिनिएट हिज एसेट विद अ व्यू टू अवॉइडिंग टैक्स। पर्सन है यहां, क्या कर रहा है? एलिनिएट कर रहा है एसेट with a view to avoiding tax. The total income of the person is calculated from the date of commencement of the previous year up to the start of the proceeding. पांचवा, income of discontinued business. The notice of discontinuance is to be made to the assessing officer within 15 days. बिजनेस बंद कर रहे हैं, कितना दिन में कवर करना है? 15 दिन। अब देखिए हम क्या बोले थे, ये 4 कंपलसरी है, पांचवा क्या है? ऑप्शनल। इन द फर्स्ट 4 केसेस द असेसिंग ऑफिसर हैज नो ऑप्शन। फर्स्ट 4 केस असेसिंग ऑफिसर नो ऑप्शन, बट इट इज नॉट द केस इन द 5th वन। पहला 4 केस में कंपलसरी है, असेसमेंट हो ही जाएगा, पांचवा में ऑप्शनल है। ठीक है, यहां नोट कर लीजिए, लिखिए, इन द फिफ्थ केस it is at the option of the assessing officer as to whether charge previous year income to tax in the same previous year, as to whether charge tax of the previous year in the same previous year, or wait for the assessment year. ठीक है, बहुत थ्योरी हो गया बेसिक में। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल पे चला जाए। सेक्शन 14 क्या बोलता है बताइए? रेट्स ऑफ इनकम।
सेक्शन 14 क्या बोलता है? हेड्स ऑफ इनकम क्या बोलता है सेक्शन 14? कितना है इनकम का हेड? बोला सर सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरीज का सेक्शन बताओ। 15 से 17, हाउस प्रॉपर्टी 15 में 7 जोड़े, 22 से 27, पीजीबीपी 28 से 44, कैपिटल गेन 45 से 55, अदर सोर्स 56 से 59। कोई तुमसे पूछे कि सेक्शन 14 डिस्कस करो, बस यहीं पर रुक जाओगे। एज पर सेक्शन 14 किसी भी पर्सन को अगर इनकम जनरेट हो रहा है तो इनकम 5 हेड से होगा। रावण के 10 सर, इनकम टैक्स के 5 हेड्स, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। सेक्शन साथ में बोलिए। सैलरी का क्या है बताइए? 15 से 17। हाउस प्रॉपर्टी का क्या है? 22 से 27। पीजीबीपी का क्या है? 28 से 44। देखिए जो जो साथ में बोल रहे हैं ना उनको याद हो जाएगा, और जो ऐसे ही बैठे हुए हैं वीडियो देख रहे हैं उनका कुछ नहीं होएगा, ठीक है ना। इसलिए प्लीज़ हम इतना बार बोल रहे हैं, आप भी बोल लीजिए साथ में। सैलरीज का सेक्शन 15 से 17, हाउस प्रॉपर्टी का 22 से 27, पीजीबीपी का 28 से 44, कैपिटल गेन 45 से 55, अदर सोर्स 56 से 59। बार बार बोलिएगा ना, याद हो जाएगा। कितना मज़ा आएगा आप सोच नहीं सकते हैं कि आपको सैलरीज का इतना सेक्शन याद हो गया, अलग से बैठ के बोलना भी नहीं पड़ा, साथ में ही बोले। सेक्शन 14 यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। बोला इन 5 हेड के इनकम को जोड़ दिए, कोई अमाउंट आएगा। इस अमाउंट में अप्लाई किए किसके प्रोविजंस को? प्रोविजंस ऑफ किसका क्लबिंग और सेट ऑफ। इस अमाउंट में आकर के क्लबिंग और सेट ऑफ कुछ किए। क्लबिंग का सेक्शन बताओ, 59 था ना यहाँ, 62, 65, और सेट ऑफ का 70 से 80। इतना करने पर जो यहाँ अमाउंट आया इसको क्या कहते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम का सेक्शन क्या है? 80B, ठीक है। अब क्या बोला? अब क्या? ग्रॉस टोटल इनकम जो आया है इसमें लेस करते हैं क्या? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, 80C से 80U। जो अमाउंट आया उसको क्या कहते हैं? टोटल इनकम। इसी टोटल इनकम पर टैक्स निकाला जाता है, लेकिन टोटल इनकम को क्या करना पड़ता है? राउंड ऑफ करना पड़ता है। अब जो यहां पे टोटल इनकम राउंडेड ऑफ आया, इस पर टैक्स निकलेगा, इसी पर टैक्स निकलेगा। बोला टैक्स कैसे निकलता है? तो टैक्स का रेट होता है। टैक्स का क्या होता है? रेट। चलिए अब जरा पढ़ते हैं टैक्स का रेट। बोला कि 5 भाई है इनकम टैक्स में, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। 5 भाई हैं लोग, 5 पांडव, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। बोला इनके लिए रेट ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24, हर साल का रेट बदलता है। नवंबर एग्ज़ाम के लिए 23-24 है, ठीक है ना, असेसमेंट ईयर। बोला रेट ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। बोला इन 5 के लिए जो रेट ऑफ टैक्स है फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 वो है स्लैब रेट। स्लैब रेट ये क्या होता है? स्लैब रेट एक पार्टनरशिप फर्म है, इसका टैक्स का रेट 30% फ्लैट।
10 रुपया कमाएगा 10 का 30%, 100 रुपया कमाएगा 100 का 30%, 1000 कमाएगा 1000 का 30%, 1 लाख कमाएगा 1 लाख का 30%, 30 लाख कमाएगा 30 लाख का 30%। क्या स्लैब फॉलो कर रहा है कि फ्लैट रेट है? बोला फ्लैट रेट। लेकिन ये 5 जो लोग हैं इनका जो रेट ऑफ टैक्स है वो है स्लैब रेट। बोले सर स्लैब रेट क्यों है? स्लैब रेट क्यों कहते हैं स्लैब रेट? जरा समझते हैं। जीरो से 2.5 लाख तक रेट जो है वो है 0%, नो टैक्स। इन 5 के लिए इनका टोटल इनकम अगर 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 0%। 2.5 लाख 1 रुपया से लेके 5 लाख तक रेट है 5%। 5 लाख 1 रुपया से लेके 10 लाख तक 20% और अबव 10 lakhs 30%। अब देखो, एक पार्टनरशिप फर्म 5 करोड़ कमाए या 5 लाख कमाए, उस पर फ्लैट रेट है 30%। लेकिन एक इंडिविजुअल का रेट ऑफ टैक्स स्लैब रेट है। स्लैब रेट है मतलब इतना से इतना कमाओगे तो इस रेट से टैक्स दो, इस कमाई का ऊपर का जो कमाई है वो कुछ दूसरे से टैक्स लगेगा। यानी द मोर यू अर्न द मोर यू पे। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है इन 5 के लिए आपका स्लैब रेट बढ़ रहा है। स्लैब रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लैट नहीं है, फ्लैट रेट नहीं है, अलग अलग इनकम के अमाउंट के लिए अलग अलग टैक्स का रेट है। पहला 2.5 लाख, अब कोई इंडिविजुअल है, मान लीजिए राम, कोई इंडिविजुअल है राम, उसका टोटल इनकम 2 लाख रुपया। राम का टोटल इनकम कितना है? 2 लाख रुपया। देखिए सर 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता, तो क्या इस 2 लाख पर टैक्स लगेगा? नहीं, टैक्स नील हो जाएगा। मान लीजिए दूसरा केस, टोटल इनकम इज इक्वल्स टू 2.5 लाख। टोटल इनकम कितना है? 2.5 लाख। सर इंडिविजुअल का 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक। तीसरा केस, टोटल इनकम 3 लाख। क्या 3 लाख पर 5% निकाल लेंगे? बोला नहीं। इस 3 लाख में जो पहला 2.5 लाख है उस पर टैक्स का रेट क्या है? 0। तो ये 3 लाख 2 भाग में टूटेगा, 0 से 2.5 लाख नील, और रिमेनिंग 50,000 पे एट द रेट कितना परसेंट? 5%, 2500। चूंकि इंडिविजुअल और ये 4 लोग, हम लोग के सिलेबस में हम लोग को इंडिविजुअल पढ़ना है, वो चारों नहीं पढ़ना है। इंडिविजुअल ही बोलते नहीं तो बार बार 5 बोलना पड़ेगा। 5 भाई में से सिर्फ युधिष्ठिर का नाम लेते हैं जो सबसे बड़ा है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का टैक्स का रेट फ्लैट रेट है कि एक स्लैब को फॉलो करता है? बोला सर स्लैब को फॉलो करता है। ठीक है भाई, स्लैब को फॉलो करता है का मतलब क्या है? मतलब इनके टोटल इनकम पर एक ही रेट ऑफ टैक्स नहीं है। इनके टोटल इनकम को हम 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख और फिर रिमेनिंग में बांटे हैं। पहला 2.5 लाख पर 0, अगला 2.5 लाख के रेंज में अगर आप फंसते हैं तो 5%, उससे और आगे जाते हैं
तो 20%, उससे और आगे जाते हैं तो 30%। बोला 5 से हम आगे जाएंगे तो 20% टोटल पर। बोला नहीं रे भाई, मान लीजिए किसी का इनकम है 8 लाख, अगला केस, टोटल इनकम 8 लाख, तो ये 8 लाख कैची कैची में टूटेगा, 0 से 2.5 लाख, इस पर कितना टैक्स है, एट द रेट ऑफ 0%, 0। अब क्या 2.5 लाख से हम सीधे 8 लाख पहुंच जाएं? हमारा स्लैब देखिए क्या है, पहला 2.5 लाख पे 0, अगला जो 2.5 लाख है उस पर कितना परसेंट, 5%। हम इस 2.5 से आगे बढ़ेंगे तो अगला 2.5 लाख से 5 लाख, ये कितना रुपया हो जाएगा, 2.5 लाख से 5 लाख जाएगा तो कितना है, 2.5 लाख रुपया है, एट द रेट कितना परसेंट, 5%, 12,500। 8 लाख में से जो पहला 2.5 लाख था 0, जो नेक्स्ट 2.5 लाख था उस पर कितना था, 5% निकाल लिए। अब 5 लाख तक तो पहुंच गए, आगे कितना, 80 लाख तक जाना है। बोला नहीं 8 लाख, तो 5 लाख से 8 जाइएगा तो कितना बचेगा, 5 लाख से 8 लाख कितना, 3 लाख। क्या रेट है इस पे, 20%। टोटल टैक्स कितना हो गया, 60,000 प्लस 12,500 यानी 72,500। ध्यान दीजिए, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इनकम टैक्स में इन 5 लोग के लिए जो हमारा टैक्स का रेट है वो है स्लैब रेट। स्लैब रेट का मतलब बोले कि इनके इनकम को शुरू के कुछ इनकम पर टैक्स नहीं लगता, फिर जैसे जैसे इनका इनकम बढ़ता है इनका टैक्स का रेट धीरे धीरे कितना लगता है, बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के टोटल इनकम पर हम एक फ्लैट रेट से टैक्स निकाल सकते हैं। हमको इनके टोटल इनकम को अलग अलग करना पड़ेगा। पहला 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, अगला 2.5 लाख पर 5%, अगला 5 लाख पे कितना, 20%, और फिर रिमेनिंग क्या है, कितना बोला, 30%। ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं भाई, ऐसे, ठीक है। आइए ज़रा नोट्स में, देखिए, रेट और रेट्स ऑफ टैक्स। द रेट सिस्टम एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन इज कॉल्ड एज स्लैब रेट। इनका जो रेट है वो फ्लैट रेट है कि स्लैब रेट है, प्लस स्लैब रेट। नोट लिखिए बगल में यहाँ पर, लिखिए, फॉर इंडिविजुअल एंड द अदर फोर्स, फॉर इंडिविजुअल एंड द अदर फोर, the rate of income tax is not flat rate of income tax is not flat rate of income tax.
फुल स्टॉप। आगे लिखो, फॉर दीज persons the income tax rate follows a slab. For these person the income tax rate follows a slab where the more you earn the more you pay. The more you earn, the more you pay. The rate increases with the increase in the total income. फुल स्टॉप। आइए वापस आइए। ध्यान दीजिए, रेट ऑफ इनकम टैक्स, द स्लैब रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 इज एज फॉलोज। अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, अबव 10 लाख 30 लैक्स, अबव 10 लाख 30 लैक्स। ठीक है, चलिए एक जरा क्वेश्चन लिखिए, एक जरा क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23 यार, फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23 is rupees 7,90,000. Total income of Mr. Ram for the previous year 2022-23 is 790. Calculate the tax for the assessment year 2023-24 बनाइए। टोटल इनकम मिस्टर राम का कितना दिया हुआ है, बोला 7,90,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23। कैलकुलेट द टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 बनाइए, हम भी बनाते हैं। Computation of tax payable by Mr. Ram for the assessment year 2023-24। प्लीज़ बनाइएगा, उसके बाद मिलाइएगा। वीडियो पॉज कर दीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, हम बनाते हैं। आप लोग भी बनाइए, फिर मिला लीजिएगा।
देखिए, इनकम टैक्स में क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब आप दे रहे हो प्रैक्टिकल, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़, आप हेडिंग देते हैं जो आपको कंप्यूट करना है। हमसे क्या बोला था? कैलकुलेट द टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। हम हेडिंग लिखे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय मिस्टर राम। मिस्टर राम यहाँ एसएससी का नाम है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। कॉलम में रुपीस का साइन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स काट लेगा। हमारा टोटल इनकम कितना था? 790। 790 को अगर हम इस वाले फॉर्मेट में तोड़े समझने के लिए, टोटल इनकम यहाँ 790 कर देते हैं, तो पहला 2.5 लाख पे नील, अगला 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख पे कितना परसेंट? 5%। इसके बाद 5 लाख से हमको 8 लाख जाना है, 790 जाना है, तो यहाँ 3 लाख की 290 एट द रेट 20% जो आया है यहाँ 58,000। हमारा टोटल इनकम 790 था ना, इस 790 पे सीधे 20% लगा दिए, तब तो फ्लैट रेट हो जाता ना। इस 790 को 3 भाग में बांटे। क्यों? क्योंकि पहला भाग 2.5 लाख पे खत्म हो गया, अगला भाग 5 लाख तक जाना है, तो 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख ही ना बचा। 2.5 लाख पे 5%, 12,500, और 5 लाख से हम 50 लाख तक चले गए। नहीं भाई, इनका तो इनकम ही 790 तक है, तो 5 लाख से 790 पर 20% इतना आया। इसका प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना है। ऑन द फर्स्ट 2.5 लाख, 790 में से पहला 2.5 लाख पे तो भैया जीरो है, नील। ऑन द नेक्स्ट 2.5 लाख एट द रेट कितना परसेंट? 5%, 12,500। 2.5 लाख पर 5%, 12,500। अब बच गया कितना? 290। क्यों? बोला सर 790 टोटल इनकम है, 5 लाख तक तो इस पॉइंट में पहुंच गए, तो 790 में से 5 घटाए तो कितना बच गया? 290। 290 पे 20%। बिजली का बिल देखे हो, ऐसा ही होता है। पहला 10 यूनिट तक इतना रुपया, अगला 10 यूनिट तक इतना रुपया, फिर अगला 50 यूनिट तक इतना रुपया। और घटिया सरकार में है तो 200 यूनिट फ्री, देश को बेच के बर्बाद कर देगा। ठीक है, जो बिजली बिल का स्लैब होता है कुछ उसी तरह का है कि देखिए इतना यूनिट जलाइएगा ना तो इतना रुपया लगेगा, इससे ऊपर जाइएगा तो इतना लगेगा। अगर इस आदमी का टोटल इनकम 2.5 लाख या उससे कम होता, टैक्स नहीं लगता। अगर इस आदमी का इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा 5 लाख तक होता तो 5% तक लगता। इस आदमी का इनकम 5 लाख पार कर गया तो क्या पूरा पर 20% लगा दिए? नहीं। क्या किए भाई? बोला अरे किए क्या, पहला 2.5 लाख पर कुछ नहीं, दूसरा 2.5 लाख पर 5%, और बचे हुए 290 पे 20%। क्लियर है? अब एक चीज़ और बता देते हैं ताकि थोड़ा हम लोग टैक्स में और आगे चले। एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा जरा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बोले सर ये तो पहले भी सुने। बोले हाँ, टैक्स और सेस में डिफरेंस था। क्या? सेस हमेशा एक नाम के साथ आता है, ठीक है। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज होता है एट द रेट 4% ऑन टैक्स। जो आपका टैक्स आया है उस पर एट द रेट 4% चार्ज होता है। कैसा टैक्स? आफ्टर सरचार्ज। अब ये क्या है पढ़ेंगे, धीरे धीरे न चलेंगे। रामायण अगर सुन रहे हो तो पहला ही दिन बोले कि माता सीता का हरण कर लिया रावण, कुछ पता ही नहीं चलेगा। स्टार्ट करना होगा ना कि भाई दशरथ के इतने पुत्र थे, वहाँ से चलेंगे, फिर सीता का स्वयंवर होगा, सीता का ब्याह होगा, फिर राम को वनवास होगा, वनवास होगा तो वहाँ शूर्पणखा आएगी, उसका नाक कटेगा तब फिर रावण आएगा, तब ना रावण सीता माता का हरण करेगा।
तो पूरा जो स्टोरी है टैक्स वो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से आपको रामायण ध्यान है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको टैक्स ध्यान रहेगा, इसका हम गारंटी देते हैं। बस मेरे साथ चलिए। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस टैक्स के ऊपर चार्ज होता है। कौन सा टैक्स जिसमें हम सरचार्ज लगा चुके हैं? बोले सर सरचार्ज भी बता दीजिए, थोड़ा बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ सरचार्ज को भूल जाओ। बोला कि भैया जो टैक्स आ रहा है उस पर आपको 4% देना है। तो अब यहाँ आइए, देखिए हमारा कितना आ गया, 70,500 टैक्स। यहाँ ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। 4% किसका? टैक्स का, जिसमें सरचार्ज लगा होगा या नहीं लगा होगा। यहाँ तो सरचार्ज कुछ है नहीं, लगाइए 70,500 इंटू 4%, 28,20, 73,320। ये हो गया टैक्स पेबल। ये हो गया टैक्स पेबल। चलिए अब इसमें चेंज करते हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन बहुत बनाएंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी दिया हुआ है इस चैप्टर को लेके, लेकिन अभी ये समझाने के लिए दे रहे हैं। हर एक चैप्टर में 30-35 क्वेश्चन बना रहे होंगे, ठीक है ना, घबराइएगा नहीं, खूब क्वेश्चन बनाएंगे। थक जाइएगा, इतना क्वेश्चन बनाएंगे, और एक बार नहीं बार बार बनाएंगे। इसको चेंज करते हैं। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23 इज 1790, ठीक है ना, 1790 है इस बार टोटल इनकम। कैलकुलेट द टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। आप बनाइए, हम भी बनाते हैं, आप बनाइए, हम भी बनाते हैं। पॉज कर लीजिए, बनाया जाए। पॉज करके बनाइए प्लीज़, काइंड रिक्वेस्ट है।
उम्मीद है पॉज करके बनाने के बाद आप फिर इसको देख रहे होंगे। इस बार हमारा टोटल इनकम कितना है? 17,90,000। तो इस 17,90,000 को अगर हम इधर बांटें इस वाले फॉर्मेट पे तो क्या होगा? सत्रह नब्बे को बांटिए। पहला 2.5 लाख, पहला 2.5 लाख कैसे? 0 से 2.5 लाख, 0%। अगला 2.5 लाख, ये 2.5 लाख कैसे आया भाई? 2.5 लाख से हम कहाँ तक गए? 5 लाख तक। कितना परसेंट? 5%। फिर बांटे अगला 5 लाख। 5 लाख कैसे आए भाई? 5 लाख से हम कहाँ गए? 10 लाख तक। कितना परसेंट? 20%। अब रिमेनिंग बच कितना गया? 790। कैसे आया ये? 1790 माइनस 10, इस पर कितना परसेंट? 30%। यानी मैक्सिमम जो आप बांट पाइएगा टोटल इनकम को वो 4 ग्रुप में ही बांट पाइएगा। यहाँ तक में 10 लाख खत्म हो गया। अब इसके आगे 75 करोड़ भी है, तो यहाँ से 75 करोड़ तक जाइएगा तो एक ही स्लैब रहेगा। यानी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपका ये मैक्सिमम 4 में टूट सकता है। 4 में कब टूटेगा? जब आपका इनकम 10 लाख पार करेगा। देखिए, पहला 2.5 लाख पर नील, अगला 2.5 लाख पर 5% 12,500, फिर रिमेनिंग 5 लाख पर 20%। यहाँ जो हम पहुँचे तो कहाँ पहुँच गए? 10 लाख तक। 2.5 लाख, 2.5 लाख जुटा तो 5 लाख, 5 लाख जुटा तो कितना हो गया? 10 लाख। अब हमारे पास बच कितना गया? 1790 तक में 10 लाख तो यहाँ पहुँच गए, तो 1790 में से 10 माइनस किए तो कितना हुआ? 790। एट द रेट कितना परसेंट? 30%। 349,500। ऐड किए हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट 4%। किस पर 4% निकालते हैं? टोटल इनकम पर कि टैक्स पर? टैक्स पर। कौन वाले टैक्स पे? बोला सरचार्ज का, जिसमें ट्रीटमेंट हो गया है। अभी तो सरचार्ज पड़े नहीं है तो नहीं है। तो 349,500 का 4% निकाले, 13,980 आ गया। अब एक और कॉन्सेप्ट, यहां पर टैक्स पेबल राउंड ऑफ में है। मान लो कि राउंड ऑफ नहीं रहता, तो कहता है सेम नियम जो टोटल इनकम के लिए था, सेम नियम जो टोटल इनकम के लिए था, टोटल इनकम अगर राउंड ऑफ नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं अंडर सेक्शन 288A, करते हैं ना? क्या नियम है? बोलो सर नियम है इग्नोर द पैसा पार्ट एंड देन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, मान लीजिए यहाँ हम लोग टैक्स निकाले और ये अमाउंट ऐसा राउंड फिगर में नहीं आता, 363,480 तो राउंड फिगर है, ऐसा नहीं आता। मान लीजिए ऐसा आता 363,481, ये आता टैक्स पेबल, तो हमको इसको राउंड ऑफ करना पड़ता। राउंड ऑफ करना पड़ता अंडर सेक्शन 288B। टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं 288A में और टैक्स पेबल को राउंड ऑफ करते हैं 288B में। नियम सेम है, इग्नोर द पैसा पार्ट। मान लीजिए ऐसा है, बोला पैसा जितना भी है ना उसको इग्नोर कर दो। उसके बाद क्या नियम था? यूनिट प्लेस पे देखो कि 5 या उससे अधिक है तो यूनिट प्लेस 0 और टेंस प्लेस एक अमाउंट से बढ़ जाएगा।
और यूनिट प्लेस अगर 5 से कम है तो ये राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 363480। मान लीजिए ऐसा रहता 487, 363,487.99, तो क्या करते, इग्नोर द पैसा पार्ट को भूल जाते। उसके बाद यूनिट प्लेस पे देखिए 5 या उससे अधिक है, बोला हाँ 7 है, तो यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा और 10 प्लेस में एक एडिशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है, यानी अगर आपका टैक्स पेबल राउंड ऑफ है कोई दिक्कत नहीं है, राउंड ऑफ नहीं है तो क्या राउंड ऑफ कर दीजिए। अंडर सेक्शन कितना 288B। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि भैया इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए रेट ऑफ टैक्स असेसमेंट ईयर 23-24 का स्लैब रेट। बोला स्लैब रेट का मतलब, कि हम इनके टोटल इनकम पर एक मुश्त एक ही रेट से टैक्स नहीं लगा देंगे। इनके टोटल इनकम को मैक्सिमम हम 4 भाग में बांटेंगे। पहला भाग 2.5 लाख का, दूसरा भाग 2.5 लाख का, तीसरा भाग 5 लाख का और चौथा भाग जितना बचेगा वो। बोला कि अगर किसी का इनकम ही 4 लाख है तो उसको 4 भाग में बांट सकते हो। बोले ना, पहला भाग 2.5 लाख का, 4 लाख में से 2.5 लाख निकाल लिए तो कितना बचा 1.5 लाख, तो सिर्फ 1.5 लाख पे टैक्स लगेगा। बोला अगर किसी का इनकम 8 लाख है तो क्या 4 भाग में बांट सकते हो। बोले नहीं, पहला भाग 2.5 लाख का, दूसरा भाग फिर 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख निकाल लिए तो 5 लाख निकल गया। 8 लाख इनकम है तो 3 लाख। तीसरा, किसी का इनकम 12 लाख तो क्या इसको 4 में बांट सकते हो। बोले एकदम बांट सकते हैं। पहला भाग 2.5 लाख, दूसरा भाग 2.5 लाख, तीसरा भाग 5 लाख और चौथा 2 लाख। पहला 2.5 लाख पे 0, दूसरा 2.5 लाख पे 5, तीसरा 5 लाख पे 20 और जो बचेगा उस पर कितना 30। बोला कि ठीक है भाई, इस रेट से टैक्स निकाल लिए, अब क्या। बोला कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दो। टैक्स निकालने के बाद क्या जोड़ दो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बोला ठीक है भाई कर लेंगे। बोला और भी है कुछ बीच में। बोला 2 चीज़ और है, एक है रिबेट और एक है सरचार्ज। एज ऑफ नाउ, अभी के लिए हम लोग उन दोनों को किनारे किए हुए हैं। अभी 4 पुत्र हैं राजा दशरथ की, ये पता चल गया। माता सीता का अभी आगमन नहीं हुआ है ना भैया, रावण का। टैक्स निकाल लिया, टैक्स निकाल के हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दिया। हेल्थ एंड एजुकेशन से इनकम पर लगता है कि टैक्स पे लगता है। बोला टैक्स पे लगता है। कितना 4%। बोला टैक्स और हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ने के बाद अगर जो अमाउंट है वो राउंड ऑफ में नहीं है तो राउंड ऑफ कर दो। किस सेक्शन के तहत 288A। बोला नहीं, 288A में तो इनकम राउंड ऑफ होता था टोटल, 288B में राउंड ऑफ करो। तो आइए जरा हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन से इसका थ्योरी पढ़ लें और राउंडिंग ऑफ का थ्योरी पढ़ लें, फिर आगे चलेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस H&EC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस H&EC at the rate 4% on total tax including surcharge if applicable। बोला हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% किस पर, टैक्स पर कि टोटल इनकम पर। बोला टैक्स पे, अंडरलाइन कर लीजिए। जो टोटल टैक्स आया उस पर 4% चार्ज करेंगे, इंक्लूडिंग सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। बोले सर ये क्या है बता ना दीजिए। बोले बताएंगे, धीरे धीरे आराम से बताएंगे, हौले हौले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए, जरा राउंडिंग ऑफ देख लिया जाए।
16 नंबर आइटम, ये तो टोटल इनकम का राउंडिंग ऑफ था 288 है। राउंडिंग ऑफ टैक्स 288B, इग्नोर द पैसा पार्ट एंड देन राउंड आउट टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। बहुत बढ़िया, ऐसा ही लिखा करो किताब सब, ताकि हम लोग जैसा लोगों का पेट चलता रहे। आसानी से लिख देता कि देखो बच्चे, पैसा को इग्नोर कर दो और यूनिट प्लेस पे देखो कि 5 या उससे अधिक है क्या। अगर यूनिट प्लेस पे 5 या उससे अधिक है तो यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा और 10th प्लेस एक नंबर से बढ़ जाएगा। और अगर यूनिट प्लेस पे 5 से कम है तो यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा और 10th प्लेस एज इट इज़ रह जाएगा। हमको लगा था जब हम पढ़ना शुरू किए कि टैक्स इंग्लिश में लिखा हुआ है, हो सकता है समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हिंदी का मॉड्यूल मंगाया। अरे बाप रे बाप, हिंदी जो है लग रहा था कि कौन भाषा में लिखा हुआ। ठीक है, हिंदी में आसान होना चाहिए था, तो टेक्निकल टर्म लिख के ऐसा, अब मुँह से क्या लिख रहा था कि माँ बहन कर दिया। ठीक है, ऐसा कर दिया कि लगा कि डर लग गया कि क्या पढ़ रहे हैं, फिर वापस लौट आए इंग्लिश पे ही। ठीक है, टैक्स इजी है, लेकिन चूंकि लॉ है, टैक्स एक्चुअली लॉ है, तो टैक्स लॉ होने के चलते उसका भाषा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स कर देता है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, आपको बस उस लिखे हुए भाषा से कॉन्सेप्ट तक पहुंचना है। एक बार पहुंच जाइएगा फिर ज़िंदगी भर याद रहेगा और ज़िंदगी भर तक ध्यान रहेगा। डैम इजी, ठीक है ना, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट। पूरा जब सब्जेक्ट हम लोग पढ़ लेंगे ना तो आधा घंटा में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, वो सब 3 घंटा 4 घंटा लंबा क्लास, कौन मैराथन क्लास लोग क्या कहता है, मैराथन क्लास, हाँ, उस सब का कोई ज़रूरत नहीं है, आधा घंटा में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़े अभी तक हम लोग, रिकैप करने से ठीक रहता है। आज हम लोग पढ़े प्रीवियस ईयर के इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन दोबारा पढ़े हम लोग कि भैया 12 महीने का पीरियड है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। बोले सर 31 मार्च को ख़त्म होता है तो डेफिनेशन में नहीं दिया हुआ है। बोला नहीं, अगर एग्ज़ाम में आए डिफाइन असेसमेंट ईयर तो कृपया यहीं तक लिखिएगा कि ये 12 महीने का पीरियड है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। इसके आगे मत लिखने जाइएगा, ज़्यादा काबिल नहीं बनिएगा। प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन बोला असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर। तो सुनने से तो लगता है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 1 तारीख 1/4 को स्टार्ट होगा, 31 अगले साल में ख़त्म होगा। बोला हाँ ऐसा ही होता है, सुबह उठिएगा तो सूरज दिखेगा, लेकिन कभी कभी सूरज के सामने बादल होने के चलते वो नहीं दिखेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपसे कोई नियम पूछे तो आप ये कहिए कि सुबह उठेगा तो बादल दिखेगा। भाई सुबह उठोगे आसमान में देखोगे क्या होगा, चमचमाते सूर्यदेव दिखेंगे, 16 घोड़ा पर विचरण के लिए निकले होंगे। नॉर्मल नियम क्या है, असेसमेंट ईयर 12 महीने का होगा। बोले सर असेसमेंट ईयर 12 महीने का ही होगा, कोई इसके सामने बादल नहीं आएगा, क्योंकि उसका डेफिनेशन कैसा है। बोला उसका डेफिनेशन जो है एक्सक्लूसिव है। बाटा के शोरूम में जा करके बोलिएगा कि हमको जूता चाहिए लिबर्टी का, तो क्या बोलेगा, देखो जूता देख रहे हो ना, उसी से पीटेंगे, लिबर्टी सामने है, जाओ वहाँ। बाहर दुकान पे नहीं देखे थे, बाटा एक्सक्लूसिव शोरूम है बाटा का। असेसमेंट ईयर पीरियड ऑफ 12 महीना, खत्म बात। इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 12 महीना, इट कैन नेवर बी लेस देन 12 महीना। लेकिन प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया कि देखो बच्चे असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का फाइनेंशियल ईयर। अब अगर हमारा नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 अक्टूबर से, और फाइनेंशियल ईयर तो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। बोला 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर उसके लिए स्टार्ट होता है जिसका रनिंग बिजनेस है। लॉ में भी पढ़े हो कि जब हम लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन मेरा बिजनेस सेटअप हुआ। तो 1 अक्टूबर को अगर हम बिजनेस सेटअप किए हैं तो 1 अक्टूबर से मेरा चलेगा 31 मार्च तक, फिर उसके आगे का साल चलेगा वही। ये पढ़े। फिर पढ़े एक मज़ेदार टॉपिक, 5 नंबर के लिए डायरेक्ट आता है, दे देगा
इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर। डिस्कस, अरे डिस्कस क्या करे, ये तो होबे करता है। इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर, यही ना होता है। तो डिस्कस करने के लिए क्या बोलो, अब इस पर क्या डिस्कस करें, तब माता में बिजली चमका। अच्छा, ये हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है, सीधे नहीं पूछ रहा है इस लाइन का एक्सेप्शन बताइए। वो हमसे कह रहा है कि आप बोलिए कि हाँ देखो इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर, लेकिन 5 एक्सेप्शन है, सिर्फ 5, जब प्रीवियस ईयर के इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देते हैं। क्या है वो 5? पहला, नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस। दूसरा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, अब जा रहे हैं काम करने अमेरिका, टाटा बाय बाय करके, आपका कोई चाहत नहीं है, विदेश में ही बस जाना है, ठीक है, बर्गर खाना है, ठीक है, बोले कि रोटी पराठा से मन भर गया, ठीक है। इंडियन सिटीजन, बोले इंडियन सिटीजन नहीं, इंडिविजुअल लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बोले बाबू जिस साल जा रहे हो ना उस साल तुमको 2 टैक्स देना पड़ेगा, पिछला साल वाला तो टैक्स दोगे ही, और इस साल वाला इसी साल दे करके जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, बाबा रामदेव का करा दिए हम लोग एक शिविर, और शिविर करा के पैसा कमा के हम लोग भी 9 तो 11 हो गए। अब इनकम टैक्स खोज रहा है, कौन था जो बाबा रामदेव का कराया था, बहुत भीड़ था, बहुत पैसा कमाया था। बोला वैसे केस में AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का जो गठन अगर एक इवेंट या एक ही साल के लिए हुआ है तो उसका उसी साल इनकम कैलकुलेट करके टैक्स ले लेंगे। चौथा था और भी मज़ेदार, पैसा कमाया और बर्बाद कर रहा है तुम्हारा फ्रेंड, तुमसे पैसा लिया ये कह के कि पिताजी जब पैसा भेजेंगे तो देंगे, पिताजी जब पैसा भेजे तो ना तो तुमको बताया और पूरा उसका मोड ऑन है खर्च वाला। जो पैसा तुमको लौटाना है उसी पैसा से पिज़्ज़ा मंगा के तुमको खिला रहा है, एहसान भी जता रहा है कि देखो पिज़्ज़ा खिलाए, तुमको समझ में आ रहा है अच्छा बाबू मेरा ही वाला पैसा है ही जो तुम हमको देने वाले थे। बोला इनकम कमाए एसेट को बर्बाद कर रहे हैं कि अगला साल रहेगा ही नहीं एसेट, तो वसूलोगे क्या, तो तुम्हारे प्रीवियस ईयर इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा देंगे। 5वां, डिसकंटिन्यू बिजनेस हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर करना होगा कि हुजूर माई बाप अब नहीं हो रहा है, बिजनेस बंद कर रहे हैं। तो बोला चलो ठीक है, अब असेसिंग ऑफिसर के विवेक पर है कि वो आपके उस साल के इनकम पर उसी साल टैक्स लगाए कि आपको अगला साल तक का इंतज़ार करने दें। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आए प्रैक्टिकल पार्ट पे। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनका जो टैक्स का रेट है वो है स्लैब रेट। स्लैब रेट का मतलब कि भैया इनके टोटल इनकम पर फ्लैट किसी परसेंट से हम टैक्स नहीं निकालते, इनके टोटल इनकम पर हम टैक्स निकालते हैं स्लैब रेट से। पहला कुछ इनकम को माफ़ कर देते हैं, अगला इनकम पर कम टैक्स लगाते हैं, फिर उससे जब इनकम बढ़ता है तो थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर उससे भी आगे बढ़ जाता है और बढ़ा देते हैं। तो चूंकि इनके इनकम को हम बांट करके स्लैब वाइज रेट लगा रहे हैं, इसलिए इनके इनकम के टैक्स के रेट को हम लोग स्लैब रेट कहते हैं। क्लियर? ठीक। अब जरा वापस आई और क्या पढ़े, और पढ़े हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और पढ़े राउंडिंग ऑफ। इतना पढ़ लिया। अब चलिए, अब धीरे धीरे इसमें कुछ कुछ एडिशन होते जाएगा। ये 5 पांडव, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब इसमें से इंडिविजुअल भाई को खींच के बाहर किया। आइए बाहर आइए। यानी उन चारों पर सिर्फ ये नियम लगता है, ठीक है। बोला इनमें से इस इंडिविजुअल को खींच के बाहर लाए। आओ यार तो बाहर आओ, तुम स्पेशल दोस्त हो मेरे, तुमको और थोड़ा छूट देते हैं। बोला कि अगर इंडिविजुअल
रेसिडेंट इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल, देखिए कब रेसिडेंट होगा और कब नॉन रेसिडेंट, ये हम लोग के सेकेंड चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर है। रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल कब रेसिडेंट हो सकता है और कब नॉन रेसिडेंट। एज ऑफ नाउ आपको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल होता था, क्योंकि इस चैप्टर में हम ये पढ़ाते समय आपको रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पढ़ा सकते हैं, वो हम जब सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ेंगे। क्या कहे, इन 5 पांडव में से जो युधिष्ठिर भाई थे उसको बाहर निकाल के लाए, चल भाई आओ तुम थोड़ा बाहर आओ, बहुत सच बोलते हो ना, चलो तुम अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, ठीक है भाई रेसिडेंट इंडिविजुअल कोई होता होगा, साथ ही साथ तुम्हारा उम्र प्रीवियस ईयर में 60 साल या उससे अधिक है लेकिन 80 साल से कम है, क्या है भाई, रेसिडेंट इंडिविजुअल थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं इसे, रेसिडेंट इंडिविजुअल प्लस तुम्हारा जो एज है प्रीवियस ईयर में, ध्यान देना 60 साल या उससे अधिक लेकिन लेस देन 80 ईयर्स। रेसिडेंट इंडिविजुअल एज इन द प्रीवियस ईयर 60 साल या उससे अधिक लेकिन 80 साल से कम हो तो तुम कहलाओगे सीनियर सिटीजन, ठीक है ना, तुम कहलाओगे क्या, सीनियर सिटीजन। कौन है भाई सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट इंडिविजुअल who has attained the age of 60 years or more but less than 80 years। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, 60 साल या उससे अधिक के उम्र को प्राप्त कर लिए हैं लेकिन 80 साल से कम हैं तो आप सीनियर सिटीजन कहलाइएगा। बोला आपको थोड़ा रियायत हम ज़्यादा देंगे, क्या भाई, इनके 0 से लेके 3 लाख पर टैक्स 0%। अब देखो अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल हैं और कुछ नहीं बताया गया आपके बारे में तो आपका पहला 2.5 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, क्या हैं आप, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिन्होंने 60 साल या उसके उम्र को प्राप्त कर लिया है लेकिन 80 साल नहीं पहुंचे हैं प्रीवियस ईयर में, मान लीजिए असेसमेंट ईयर में हम 60 के हो गए तो बोला जो असेसमेंट ईयर का 60 होगा वो अगले प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंट होने के साथ साथ अगर 60 है तो वो अगले साल ये होगा। हम जो उम्र देखते हैं प्रीवियस ईयर में, क्यों, क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर के इनकम पर असेसमेंट ईयर में क्या होता है, टैक्स लगता है। तो अब ध्यान दीजिए, हम एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसने 60 साल की उम्र को प्राप्त कर लिया है या 60 से अधिक है, 65 साल का है लेकिन 80 साल क्रॉस नहीं किया है, 80 साल नहीं पहुंचा है, तो उसके पहला 3 लाख पर 0%, फिर 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, above 10 lakhs 30%। सेम वही चीज़, बस क्या हुआ भाई, उम्र ज़्यादा हो गया है, रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो थोड़ा छूट ज़्यादा दे दी। कितना दे दिए, बोले कि भैया उधर तो 2.5 लाख तक था ना, यहाँ कितना है 3 लाख तक। रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, अभी बस मान लीजिए कि हाँ भाई कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है। रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसने 60 साल या उससे अधिक के उम्र को प्राप्त कर लिया कब, असेसमेंट ईयर के प्रीवियस ईयर और 80 साल के उम्र को नहीं प्राप्त किया है तो उसका 3 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 5 लाख पर जैसे उधर था 5% या ऐसे लगेगा। 5 लाख से 10 लाख पे 20%,
अबव 10 लाख कितना 30%। ठीक है, आइए जरा नोट्स में। देखिए, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, क्या है भैया, सीनियर सिटीजन कौन, एन इंडिविजुअल। अब देखिए वहाँ से खींच के जो लाए हैं पांचों पांडवों कि सिर्फ युधिष्ठिर भाई को, बोला सिर्फ युधिष्ठिर भाई को सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल, यानी बाकी लोग नहीं। ठीक है, an individual resident in India who is of the age of 60 years or more but less than 80 years at any time during the previous year। प्रीवियस ईयर के पहला दिन हम 60 साल के हो गए, ठीक है, या प्रीवियस ईयर के हम अंतिम दिन 60 साल के हो गए, हम प्रीवियस ईयर में 60 साल के हो गए तो हम सीनियर सिटीजन हो गए। उस प्रीवियस ईयर के मेरे टोटल इनकम पर जब हम टैक्स निकालने जाएंगे तो क्या नियम होगा, 2.5 लाख तक पे ज़ीरो कि 3 लाख पे, बोला 3 लाख। द स्लैब रेट इज एज फॉलोज, देखिए कुछ खास नहीं है, अप टू 3 लाख नील, 0 से 3 लाख नील, 3 लाख से 5 लाख 5%, वहाँ 2.5 लाख तक नील था, इस बार कितना नील है, 3 लाख तक नील है। अब 3 लाख से 5 लाख यानी 2 लाख पर 5%, अगला 5 लाख पर 20%, 5 लाख 1 to 10 lakhs 20%, अबव 10 lakhs 30%। कुछ खास नहीं, बस यही है। अब एक और है, जब 80 के कम वाला बोल रहा है तो जरूर एक और नियम होगा। क्या नियम भाई, रेसिडेंट इंडिविजुअल एज प्रीवियस ईयर में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 ईयर्स। ये हो गए सुपर सीनियर, ये हो गए सीनियर सिटीजन, वो हो गए सुपर सीनियर। देखिए ये जो 4 लोग थे, 4 भाई, ये बैठे हुए अंदर, इंडिविजुअल भाई को खींच के बाहर लाए हम, इसीलिए जब हम पर्सन पढ़ रहे थे तो इन 5 को एक साथ रखे थे। पढ़ना ऐसा है कि आगे हमको और आसान होते जाए। हम लोग जब पर्सन पढ़े थे तो ऐसे ही लिस्ट आते थे, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, फिर ये लोग का नाम लिखते। हम शुरू से ही कैसे पढ़े, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये 5 टैक्स में सब जगह एक साथ चलेंगे। 5 पांडव हैं, कभी कभी इनको अलग करेंगे तो जहाँ अलग करेंगे वहाँ अलग से नियम बता देंगे, लेकिन जब तक इनके ऊपर एक जैसा नियम चलेगा, जो अभी पढ़ेंगे बहुत जगह, तो भाई एक जगह लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का ये है टैक्स का रेट। अगर कुछ भी इंडिविजुअल के बारे में नहीं दिया है तो इंडिविजुअल का खाली एज दे दिया और ये नहीं बताया कि वो रेजिडेंट है कि नहीं है, तब वो, लेकिन अगर बोला कि देखो इंडिविजुअल रेजिडेंट है, साथ ही साथ 60 साल या उससे अधिक का उम्र प्राप्त कर लिया, तो ये टैक्स का स्लैब। फिर कहा कि नहीं रेजिडेंट है, 80 साल की उम्र को प्राप्त कर लिया है, एकदम सुपर सीनियर, तो बोला ऐसे लोगों के 0 से 5 लाख 0%। यहाँ 0 से 2.5 था, यहाँ 0 से 30, बोला ये दोनों स्लैब गायब हो गया इसका, सुपर सीनियर का 5 लाख तक पे नील। तुमको लगेगा यार तो बड़ा फ़ायदा में है, अभी पढ़ेंगे। ये फ़ायदा इन लोग को भी मिलता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को, लेकिन दूसरे तरफ से, रिबेट के थ्रू। अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल 80 साल या उससे अधिक का है तो उसके पहला 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं। अब आगे यही 5 लाख से 10 लाख
20%, above 10 lakhs 30%। आइए जरा नोट्स में। इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन, कौन है भाई सुपर सीनियर सिटीजन? एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया हु इज ऑफ द एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, बोला कि एक इंडिविजुअल रेसिडेंट प्रीवियस ईयर में अगर 80 साल या उससे ऊपर के उम्र को प्राप्त कर लिया तो सुपर सीनियर हो गया। उनके लिए स्लैब रेट क्या है? अप टू 5 लाख नील। देखिए 5 लाख तक नील, 5 लाख से 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%। ठीक है, कहता है कि अगर मान लीजिए किसी साल हम 79 ईयर्स के हैं, ठीक है, 22-23 में 1 अक्टूबर को हम 80 साल के हो गए, 22-23 के 1 अक्टूबर को हम 80 साल के हो गए, तो हम ये वाला ब्लॉक में फंसेंगे कि वो वाला ब्लॉक में फंसेंगे? अरे कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि किसी साल के बीच में वो 80 साल का हो जाएगा, कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि वो साल के किसी दिन बीच में 60 साल का हो जाएगा। तो तुम ही सोचो क्या होगा। तुम 22-23 में 59 से 60 में चल गए, तो तुम 22-23 के लिए ये वाला नियम मानोगे कि ये वाला? ऑफकोर्स ये वाला, जे है बच जाए पैसा। तुम 22-23 में 79 से 80 में कन्वर्ट हो गए, 80 ईयर्स के हो गए, तो कौन वाला नियम को पालन करोगे? बोला ऑफकोर्स सेकेंड वाला को। बोले हम ये हैं, चाहे वो हैं, जब टैक्स निकल के आएगा तो उस टैक्स पर हमको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, हम इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन थे। हमारा नॉर्मल स्लैब जो है 4 भाग में टूट रहा था। इन 5 में से इंडिविजुअल को किनारे किए, किनारे ले जाके कहे कि तुम रेजिडेंट इंडिविजुअल हो? बोला हाँ हाँ हैं। 60 साल को प्राप्त कर ली हो? हाँ हैं। 80 साल पहुँचे हो? बोलो नहीं। तो बोलो चलो तुमको 50,000 का बेनिफिट दे देते हैं। कैसे? तुम्हारे 3 लाख तक के इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। हम भी बोले वाह बढ़िया। बढ़िया क्या, 60 साल के हो गए, सटिया गए हो क्या, बढ़िया। तुमको किनारे ले गए, तुमसे पूछे रेजिडेंट इंडिविजुअल हो? तो बोला हाँ। 80 साल प्राप्त कर लिए? बोला हाँ। बोले चलो तुमको और फ़ायदा देते हैं, तुम्हारे 5 लाख तक के इनकम पे टैक्स नहीं लगाते। बोले 80 साल की उम्र में पैसा बचा के ही क्या करोगे? जिस समय जवान हैं, ज़्यादा जगह खर्चा कर सकते हैं, उस समय तो ज़्यादा पैसा वसूल ले रहे हो, और जब बुढ़ापा में पहुंच गए, पैसा का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब तो क्या चाहिए भैया, घर मिल जाए, जगह मिल जाए, उस समय तुमने हमको बढ़ा दिया। बोले ऐसा नहीं, ओल्ड एज में आपके लाइफ को स्मूथ करना है, आपके ऊपर बर्डन कम रखना है, टेंशन कम रखना है, इसलिए सरकार ये रियायत देती है। ठीक है, अब एक टॉपिक छोटा सा, उस वक्त क्लास एंड करेंगे। हम खुद क्लास 2 घंटा से ज़्यादा का नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, हेवी हो जाता है, बहुत चीज़ पढ़ लेते हैं। मेरा काम सिर्फ पढ़ा के ख़त्म करना नहीं है, समझाना है। एक कॉन्सेप्ट है रिबेट, हल्का सा बता देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। 87A, ये रिबेट एक विशेष ग्रुप को मिलता है। कौन? रेसिडेंट इंडियन। बोला सर रेसिडेंट इंडियन तो इधर भी था। बोला यहाँ पर रेसिडेंट इंडिविजुअल के साथ उम्र जुटा हुआ था। यहाँ पर
रिबेट के लिए रेजिडेंट इंडियन के साथ टोटल इनकम लेस देन और इक्वल्स टू 5 लाख होना चाहिए। रिबेट अंडर 87A किसको मिलेगा? तो आप रेजिडेंट इंडियन हैं, इंडिविजुअल होना चाहिए। रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, आपका टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है। तो कहता है रिबेट अंडर 87A शैल बी द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। दो कंडीशन पूरा हो रहा है, रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, टोटल इनकम 5 लाख से कम है या 5 लाख तक है, तो आपको रिबेट मिलेगा 87A का, शैल बी द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या? टैक्स पेएबल और 12,500। ठीक है। रिबेट अंडर 87A कब मिलता है? आप कोई भी इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, वह नहीं, 5 में से खींच के अलग किए हैं इंडिविजुअल को। कैसा इंडिविजुअल को? जो कि कैसा है? रेजिडेंट इंडिविजुअल है और जिसका टोटल इनकम लेस देन और इक्वल टू कितना है? 5 लाख। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, लेस देन और इक्वल टू 5 लाख है आपका टोटल इनकम, तो आपको रिबेट मिलेगा कितना? बोला टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज लेस। अब देखिए, हम रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और मेरा एज ग्रेटर देन 80 है, हम हैं यही रेजिडेंट इंडिविजुअल, और मेरा एज 80 से ऊपर है, वहाँ वो यहाँ आएगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका 80 या उससे अधिक उम्र है, उसके तो 5 लाख पे कोई टैक्स ही नहीं है, तो रिबेट काहे का? रिबेट तो इन्हीं दोनों को ना मिल सकता है। बोला इसमें सब है, लेकिन इसमें सब में है मतलब इसमें पांचों है, और इसमें तो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल है। यानी जो हम एक 80 साल के रेजिडेंट इंडिविजुअल को बेनिफिट देते हैं कि तुम्हारे 5 लाख तक पे टैक्स नहीं लगेगा, वो इसको भी मिल रहा है। अगर इसका इनकम 5 लाख तक ही है, अगर इसका इनकम 5 लाख तक ही है, तो टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज लेस रिबेट मिल जाएगा। तो वापस आते हैं, अभी खाली सिर्फ रिबेट समझते हैं। रिबेट का कॉन्सेप्ट सारे लोगों को मिलेगा कि सिर्फ इंडिविजुअल को? मतलब सिर्फ इंडिविजुअल को। उसमें भी कौन इंडिविजुअल? रेजिडेंट इंडिविजुअल। साथ में और क्या होना चाहिए? उसका टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम होना चाहिए। अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल का टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है, तो उसको रिबेट मिलेगा 87A का, जो कि इन दोनों अमाउंट में जो बड़ा है वो कि जो छोटा है? बोला छोटा है, कौन सा? टैक्स पेबल और 12,500। टैक्स पेबल और 12,500। पढ़ा जाए इसको। अब हम लोग इस चैप्टर के फैग एंड पे हैं। नेक्स्ट क्लास में सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल। देखिए, रिबेट टू रेजिडेंट इंडिविजुअल 87A, अंडरलाइन कर लीजिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल। If the total income of resident individual is less than or equals to 5 lakhs, then rebate shall be allowed to the least of the following: tax payable और 12,500। रिबेट मिलेगा अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है, और साथ ही साथ आप क्या हैं? तो रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये जरा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 बना के आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम एज 46 ईयर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23 इज ₹494,900। कंप्यूट द टैक्स पेबल। क्वेश्चन नंबर 3 बना के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी बनाइएगा, उसका पार्ट ए खाली बनाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए पॉज कर लीजिए, वीडियो तो आपका है ही, पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बना के लाइएगा और क्वेश्चन नंबर 4 का ए बना के लाइएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में। बनाते समय वीडियो पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, और जिनके पास नोट्स है तो नोट्स में क्वेश्चन है ही, ठीक है। इसको बना के नेक्स्ट क्लास में लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास होगा, ठीक है, डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा क्योंकि उसमें हम लोग सरचार्ज पढ़ेंगे और मार्जिनल रेट पढ़ेंगे, दोनों जो है वो प्रैक्टिकल है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर बेसिक कॉन्सेप्ट का बाकी बचे टॉपिक को पढ़ने के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बी गुड।